अस्सलाम वालेकुम। आई एम असमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल PHY मेंटोर। वेलकम करता हूं आपको एक दफ़ा फिर अपने चैनल पे। तो आज आपको बताता चलूं कि हम क्लास 10th का यूनिट नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, साउंड, यानी ये सेकंड चैप्टर है 10th क्लास फिज़िक्स का। तो इस चैप्टर में आप साउंड से रिलेटेड पढ़ेंगे कि साउंड क्या है, साउंड ट्रैवल कैसे करती है, साउंड की नेचर कैसी है, साउंड की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, फिर साउंड का आगे डेली लाइफ में यूटिलाइज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आउटलाइन सबसे आपको बता दूं थोड़ा सा कि आज हम स्टडी क्या करेंगे। इससे पहले आपको बताया है जो इस कंप्लीट चैप्टर पे आप स्टडी करेंगे, यानी इस कंप्लीट यूनिट के लिए आज हम सिर्फ स्टडी करेंगे व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है, साउंड की नेचर को स्टडी करेंगे, साउंड ट्रैवल कैसे करती है, फिर साउंड की प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स में से एक प्रॉपर्टीज़ की आज हम लाउडनेस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं साउंड क्या है। साउंड से वैसे तो आप सभी वाकिफ़ हैं, डेली आप साउंड काफ़ी किस्म के साउंड सुनते होंगे। ये ड्रम की साउंड, बस के हॉर्न की साउंड, बाइक के हॉर्न की साउंड, एक दूसरे की साउंड, यानी काफ़ी सारी साउंड, जैसे कि मेरी भी साउंड आप सुन रहे हैं। तो साउंड एक्चुअली अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स आप इसे डिफ़ाइन किस तरह करेंगे कि व्हाट इज़ साउंड, साउंड क्या है। कहता है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी हेयर्ड एंड ट्रेवल्स इन वेव्स। कहता है साउंड जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है जिसे आप सुनते हैं और वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। फिर कहता है व्हेन मैटर वाइब्रेट्स और मूव बैक एंड फोर्थ वेरी क्विकली अ साउंड इज मेड। वो कहता है मैटर जब भी वाइब्रेट करता है या टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करता है, यानी जिसे आपने वाइब्रेटरी मोशन कहा, वेरी क्विकली, तो फिर साउंड क्रिएट होती है, फिर साउंड पैदा होती है। फिर कहता है साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो साउंड वेव्स जो हैं वो सॉलिड में भी ट्रैवल करती हैं, लिक्विड में भी ट्रैवल करती हैं और गैसेस में भी ट्रैवल करती हैं। याद रखना, पीछे आपने पढ़ा है कि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, इनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। मीडियम होगा तो ये ट्रैवल करेंगी, अगर मीडियम नहीं तो वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करती। ये मैं आपको यूनिट नंबर 10 में कंप्लीट डिटेल के साथ बता चुका हूँ। फिर एग्जाम्पल है, कहता है व्हेन अ स्कूल बेल रिंग्स पार्ट्स ऑफ द बेल विल वाइब्रेट क्रिएटिंग साउंड। कहते हैं जब भी स्कूल बेल रिंग करती है तो रिंगिंग की वजह से वो वाइब्रेट करती है और वाइब्रेट करने की वजह से ये उसकी साउंड क्रिएट होती है। सेम इसी तरह आप ये ड्रम बजाने वाले को भी देखेंगे, जब इस पे ये स्ट्राइक लगाएगा स्टिक के साथ तो आप देखेंगे वो ड्रम जो है वो वाइब्रेट करेगा और उस वाइब्रेशन के थ्रू ही साउंड क्रिएट होगी। यानी अगर कोई जिस्म वाइब्रेट नहीं करता तो साउंड जो है वो क्रिएट नहीं होगी। आपको सिंपल वर्डिंग में बताता चलूँ कि साउंड क्या है, साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है और जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड क्रिएट हो जाती है, साउंड पैदा हो जाती है। आगे साउंड जो है वो आपको पीछे बताया था कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंप्रेशनल वेव्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि हमने यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज अभी डिस्कस नहीं की। एक्सरसाइज आपको मैंने नहीं करवाई, वो मैं करवाऊंगा लाजमी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले जो है ना वो थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाए। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे उसमें कंटिन्यूसली सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आपको मैं MCQs, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, इसलिए घबराना नहीं, वो लाजमी करेंगे हम, लेकिन थ्योरी कंप्लीट होने के बाद। तो साउंड का कंसेप्ट उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि साउंड सिंपल सा है कि एनर्जी की एक फॉर्म जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी क्रिएट करवाती है। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट ना करे तो साउंड क्रिएट नहीं होगी और इसकी ट्रैवलिंग के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है, फिजिक्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की फिजिक्स क्या है और नेचर ऑफ साउंड वेव्स या साउंड वेव्स की नेचर क्या है। नहीं, कहता है साउंड कैन प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम सच एज एयर, वाटर एंड सॉलिड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी इसका मतलब ये है कि साउंड जो है वो एयर में, वाटर में या सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, कंप्रेशनल वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है।
तो ये पीछे भी आप पढ़ चुके हैं कि साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को आपने कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस किया हुआ है यूनिट नंबर 10 में, इसलिए मैं वो दोबारा उस पर नहीं जाऊँगा। तो हम इसी टॉपिक पे रहेंगे कि साउंड वेव्स की नेचर क्या है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और इन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। तो ये देखें, ये नीचे दिखाया हुआ है कि ये साउंड सोर्स है कोई भी जो कि साउंड क्रिएट करवा रहा है। ये आपकी साउंड वेव्स हैं। कुछ जगह पे ये साउंड वेव्स जो हैं वो क्लोज हैं, कुछ जगह पे इनके बिटवीन सेपरेशन ज़्यादा है। मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कि क्लोज पार्ट्स को आप क्या कहेंगे और अपार्टेड पार्ट को आप क्या कहेंगे। तो ये देख लें, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑफ एयर, ये एयर आपकी, ये आपके पास जो आपको लाइट ब्लैक कलर नज़र आ रहा है वो एयर आपके पास। तो ये देखें, ये दोनों वेव्स पैरेलल हैं आपस में। तो पैरेलल होना शो करता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपने पढ़ा कि जो वाइब्रेटिंग मीडियम के पार्टिकल हैं वेव की डायरेक्शन के पैरेलल या सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो ये देख लें, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, यही डायरेक्शन एयर की भी है, यही डायरेक्शन साउंड की भी है। तो साउंड जब एयर में से पास करती है तो उस पर प्रेशर लगाती है, उस प्रेशर के थ्रू कभी वो वेव्स क्लोज होती हैं, कभी अपार्ट होती हैं, कभी क्लोज फिर अपार्ट, और इस तरह साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हुई हमारे ईयर तक पहुंच जाती है। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि साउंड वेव्स ट्रैवल कैसे करती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या है कि जब साउंड जनरेट होती है, आगे एयर मौजूद है, मीडियम मौजूद है, वो उस एयर पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, उस प्रेशर के थ्रू कंप्रेशन क्रिएट होगा और रेयरफेक्शन क्रिएट होगा, जिसे ये डेंस का नाम लिखा हुआ है, स्पेस का नाम लिखा हुआ है। डेंस और स्पेस आपके पास ये कंप्रेशन है डेंस, और ये स्पेस जो है वो रेयरफेक्शन है। सेम इसी तरह ये भी दिखाया हुआ है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, यानी ऑसिलेशंस पैरेलल टू प्रोपेगेशंस, यानी प्रोपेगेशन के अलांग इनकी ऑसिलेशंस पैरेलल है, जिस तरह के एयर के अलांग पैरेलल डायरेक्शन में है। दूसरा मैकेनिकल है, ये रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल थ्रू, इनके लिए मीडियम की ज़रूरत है। और ये आपके पास एक लेबॉर्ट्री डिवाइस है, ट्यूनिंग फोक। लेबॉर्ट्री में या लैब वर्क के लिए आप साउंड क्रिएट कराने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ये इससे कोई भी साउंड क्रिएट हुई है तो देखें, कुछ जगह पे ये पॉइंट्स या डॉट्स आपस में क्लोज हैं और कुछ जगह पे ये क्लोज नहीं है। तो जो पार्ट्स आपस में क्लोज नहीं है, जिनके बिटवीन सेपरेशन ज़्यादा फैले हुए हैं, उन्हें आप रेयरफेक्शंस का नाम दे रहे हैं। और जो क्लोज एरिया है, ये पार्ट जहाँ पे ये पार्टिकल्स आपस में करीब करीब हैं, उन्हें आप कंप्रेशन का नाम दे रहे हैं कि ये कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। उम्मीद है आपको नेचर की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का। ये कहता है डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो देख ले, कंप्रेशन जनरल से आपको पीछे बताया। कंप्रेशन क्या है? कहता है पार्टिकल आर क्लोजर टुगेदर मैक्सिमम डेंसिटी, यानी ऐसे पार्टिकल जो आपस में क्लोज होंगे और उनकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। जिस तरह के ये आपको नजर आ रहा है फुल ब्लैक कलर, यहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज हैं और इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है। तो उस फॉर्म को आप कंप्रेशन का नाम दे देंगे। सेम इसी तरह ये भी है, ये देखें कंप्रेशन शो किया गया, यहाँ पे पार्टिकल्स की ज़्यादा तादाद है, क्लोज है, और इसे आप कंप्रेशन कहेंगे। तो रेयरफेक्शन क्या है? कहता है पार्टिकल आर फर्देस्ट अपार्ट मिनिमम डेंसिटी। तो ऐसे पार्टिकल जिनके बिटवीन सेपरेशन ज़्यादा हो, डिस्टेंस ज़्यादा हो और उनकी डेंसिटी मिनिमम हो, जिस तरह के ये आपके पास, इनके बिटवीन सेपरेशन ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी कम होगी। तो इन पार्ट्स को आप क्या नाम देंगे? रेयरफेक्शन। तो इसका मतलब है साउंड जो है वो ट्रेवल करेगी कंप्रेशन रेयरफेक्शन थ्रू आउट, ये चलता रहेगा। जैसे ये है, ये रेयरफेक्शन आपके पास, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन एंड सो ऑन। और इसी तरह वेव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के थ्रू चलती हुई एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। उम्मीद है आपको कंप्रेशन रेयरफेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है वेवलेंथ, कि साउंड वेव्स के लिए वेवलेंथ कैसी होगी। तो वेवलेंथ आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। वेवलेंथ को ग्रीक वर्ड लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका लैम्डा, ये वेव है आपके पास जो साउंड की वजह से जनरेट हुई, ये आपके पास वही है। रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है। तो ये देख लें, आपके पास डेफिनेशन इसकी क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस इज नाउन एज वेवलेंथ। सेम उसी तरह जैसे पीछे आपने पढ़ी थी
कि दो कंप्रेशन और दो रेयरफेक्शन के बिटवीन जो सेपरेशन होगी उसे ही आप क्या कहेंगे, वेवलेंथ हो कहेंगे। एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन के बिटवीन भी हो सकता है, वो भी जो आपके पास सेपरेशन है, ये डिस्टेंस भी, ये इतना डिस्टेंस भी आपके पास वेवलेंथ है, और ये तो दिखाया गया है, ये भी कंप्रेशन और ये दूसरा भी कंप्रेशन, इन दोनों के बिटवीन ये जो सेपरेशन आ रही है उसे आप क्या नाम देंगे, वेवलेंथ का। वेवलेंथ आपके पास ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यूनिट इसके भी मीटर्स में ही होंगे। ये पिछले यूनिट नंबर 10 में मैंने बड़ी डिटेल से करवाया हुआ है, इसलिए मैं अब जनरल से आपको बता रहा हूँ कि दो कंप्रेशंस के बिटवीन या दो रेयरफेक्शन के बिटवीन जो सेपरेशन होगी वो आपके पास वेवलेंथ होगी। उम्मीद है कि वेवलेंथ आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, तो सबसे पहले लाउडनेस ऑफ साउंड, ये फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी या फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है कि लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है। तो लाउडनेस है, ये हमें बता देता है, कहता है लाउडनेस इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। यानी लाउड ऊंची और फेंट मध्यम, यानी ऊंची और मध्यम आवाज में जो फर्क आप फील करते हैं, जो डिफरेंस फील करते हैं, उस डिफरेंस को ही आप क्या कहते हैं, लाउडनेस या लाउडनेस ऑफ साउंड। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। यानी अगर आप बहुत आहिस्ता से बोलते हैं तो वो फेंट साउंड, अगर आप बहुत ऊंचा बोलते हैं तो वो लाउड साउंड। इन दोनों में जो डिफरेंस आपने फील किया उसे आप क्या कह देंगे, लाउडनेस ऑफ साउंड। जैसे कि ये दिखाया भी गया है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये साउंड सबसे लाउड है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, यानी ये फेंट हो रही है, ये उससे लाउड है, ये उससे लाउड है। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे लाउड और फेंट। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ये देखिए यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ये बढ़ता जा रहा है, तो ये लाउड साउंड होती जा रही है जैसे जैसे आपके कान के करीब जा रही है। ये आपके पास इससे कम लाउड है, यानी इसकी निस्बत ये फेंट है, और ये सबसे फेंट सबसे मध्यम साउंड है कि अगर आप कान के पास जाके सरगोशी करते हैं तो वो फेंट साउंड मध्यम साउंड में आएगा। तो इनके बिटवीन जो डिफरेंस आप फील करते हैं उसे ही आप कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। उम्मीद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि लाउडनेस साउंड डिपेंड किस पे करती है। कहते हैं डिपेंडेंस लाउडनेस ऑफ साउंड, कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड किस पे करेगी। नंबर 1 तो वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कैसे है। फिर वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कैसा है। फिर वह डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस कैसा है लिजनर की निस्बत, यानी जो आदमी आवाज़ सुन रहा है उसका डिस्टेंस कैसा है जहाँ से आवाज़ पैदा हो रही है। तो आइए हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करेगी। तो कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कहते हैं द लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स। यानी जब आप साउंड वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं तो साउंड लाउड होगी, ऊंची होगी। अगर आप इसका एम्पलीट्यूड कम करते हैं तो साउंड क्वाइट होगी, मध्यम होगी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ढोल है या एक ड्रम है, आप इसे जोर से ज़रब लगाते हैं। जब जोर से ज़रब लगाएंगे तो आप देखेंगे वो बहुत अंदर तक पिचकेगा। बहुत अंदर तक पिचकने का मतलब ये है कि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ है, तो आपको आवाज़ भी ज़्यादा आएगी, लाउड आएगी, ऊंची आएगी। और अगर आप हल्की सी ज़रब लगाते हैं तो आप देखेंगे कि वो इतना ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं पिचकेगा, स्मॉल सी वाइब्रेशन करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसका एम्पलीट्यूड कम हुआ है। तो एम्पलीट्यूड कम होने से साउंड भी क्या हो गया, क्वाइट या मध्यम हो गई है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कैसे करती है। एम्पलीट्यूड ये देखें, ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड तो साउंड लाउड, ये कम एम्पलीट्यूड तो साउंड क्वाइट। ये जो पीछे आपको मैंने एनिमेशन दिखाई उसमें भी यही है आपके पास, ये देख लें। ये फर्स्ट जो वेव्स आ रही हैं इनका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है। ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने के बाद ये देखें, ये साउंड लाउड हो रही है। इस सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड इस फर्स्ट वाले की निस्बत कम है। ये देखें, कम एम्पलीट्यूड की वजह से साउंड जो है वो फेंट हो रही है। फिर इसका सबसे कम एम्पलीट्यूड है, तो ये देखें ये बहुत फेंट हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से साउंड लाउड होगी और एम्पलीट्यूड कम होने से साउंड फेंट होगी। नेक्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो एरिया का तो सिंपल सा है
कि ये देख लें, ये एक ड्रम है, इसका ये एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस के, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी साउंड लाउड होगी, जिसका एरिया कम होगा उसकी साउंड फेंट होगी। यानी अगर एरिया ज़्यादा है तो आवाज़ भी ऊंची है, अगर एरिया कम है तो आवाज़ मध्यम है। जैसे कि एक बड़ा डोल और एक छोटी डोल की, बड़े डोल की आवाज़ ज़्यादा, छोटी डोल की आवाज़ कम। तो एरिया कम होने से साउंड फेंट और एरिया ज़्यादा होने से साउंड लाउड। नेक्स्ट चलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस के लिए देखें, डिस्टेंस के लिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, एक बस है वो हॉर्न दे रही है, अगर तो आप उसके पास खड़े हैं तो आपको साउंड लाउड सुनाई देगी। अगर आप उससे दूर खड़े हैं जिस तरह के ये है तो आपको साउंड फेड सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा साउंड मध्यम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा साउंड उतनी लाउड होगी, उतनी बुलंद होगी, उतनी ऊंची होगी। और यही लिखा है, कहता है लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिजनर। लिजनर से कहता है इट इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। यानी जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे इस साउंड का ये जो जनरेट हो रही है एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। और पीछे आपने पढ़ा है अगर एम्पलीट्यूड कम हो गया तो साउंड लाउड नहीं रहेगी, ऊंची नहीं रहेगी, मध्यम हो जाएगी, फेंट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं द फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स। तो साउंड इन सब के अलावा ईयर्स की फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि हम कहते हैं नहीं कि फलाना उसके जो लिसनिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, बड़े हसास कानों का मालिक है वो, छोटी सी मध्यम सी आवाज़ भी उसे पता चल जाता है। तो कुछ होते हैं आप ऊंचा भी बोले वो सुनाई उन्हें नहीं देता। तो इसका मतलब क्या है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स पे भी, कि ईयर्स की फिजिकल कंडीशन कैसी है। जिस तरह के ये देखें, कुछ बच्चों को आवाज़ इतनी लाउड नहीं लगती, कुछ को बहुत ज़्यादा लाउड लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि फिजिकल कंडीशन चेंज होने से भी लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो चेंज हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है कि आपको तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, रेट आउट करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।